सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द अदर लैम्ब के बारे में। ये कहानी है एक परिवार की, जिस परिवार में सिर्फ एक ही मर्द है, लेकिन उसके पास बहुत सारी पत्नियां और बहुत सारी बेटियां हैं। और ये आदमी नहीं चाहता कि इस परिवार में उसके अलावा दूसरा कोई भी मर्द आए, ताकि वो अपने नियमों के आड़ में इन सारी औरतों का फायदा उठा सके। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक महिला को देखते हैं जो सफेद कपड़ों में है और एक पानी के नीचे कूद जाती है। तभी हमारे सामने एक झील का दृश्य आता है। इस झील के पास दो बहनें बैठी हैं, जिनका नाम है सेला और तमार। तभी सेला तमार को डरा देती है और ये दोनों हंसने लगती हैं। फिर थोड़ा समय यहाँ पर बिताने के बाद ये लोग अपने घर वापस जाने लगते हैं। जंगल के बीचों बीच कुछ घर हैं और ये सारे लोग यहीं पर रहते हैं। बाहरी दुनिया से इनका कोई भी संबंध नहीं, इनके लिए इनकी पूरी दुनिया यही जगह है। फिर जैसे ही वो लोग यहाँ पर आते हैं, हमें पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं। आधी औरतें पत्नियां हैं और आधी बेटियां। ये सब सिर्फ एक ही मर्द को जानती हैं, जिसे सारे लोग शेफर्ड कहते हैं। आधी औरतें उसकी पत्नियां हैं और बाकी लड़कियां उसकी बेटियां हैं। यहाँ का सारा काम औरतें ही करती हैं। वो खाना पकाती हैं, सफाई करती हैं और जरूरत की सारी चीजें। तभी रात हो जाती है। तब हम सारे लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं। टेबल पे शेफर्ड बीच में बैठा है और एक तरफ बेटियां बैठी हैं। बेटियों के कपड़ों का रंग है नीला और एक तरफ पत्नियां बैठी हैं, जिनके कपड़ों का रंग है लाल। फिर जैसे ही शेफर्ड का खाना खत्म हो जाता है, वो खड़ा होता है और अपनी पत्नियों में से एक को चुनता है अपने साथ रहने के लिए रात भर के लिए। लेकिन यहाँ पर जितनी भी बेटियां हैं, वो अपनी माँ के साथ नहीं सोती। सारी की सारी बेटियां अलग अलग सोती हैं, लेकिन सोने से पहले उन्हें हर रोज शेफर्ड की पूजा करनी पड़ती है। उन्हें बचपन से यही बताया गया है कि शेफर्ड ही उनका भगवान है। फिर जैसे ही सुबह होती है, हम सारी लड़कियों को देखते हैं जिन्हें अब पढ़ा रहा है शेफर्ड। वो उन्हें बताता है कि उसने बहुत बड़ा काम किया इन सारी औरतों को पाल के, जिन्हें भी उसने पत्नी बनाया। उसने जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं दी और दुनिया के हर एक बुरी चीज से उन्हें बचा करके रखा। तब इन बातों को सुनने के बाद कुछ लड़कियां भावुक होने लगती हैं। ये सारी उसकी बेटियां हैं, जिन्होंने अभी सफेद पोशाक पहन रखा है और सबको बड़ी खुशी है कि शेफर्ड उनके सामने है। लेकिन सेला अपने ये ख्यालों में खोई रहती है। वो इसके बातों पर ध्यान भी नहीं देती। तभी हम शेफर्ड के सामने एक मरी हुई बकरी को देखते हैं, जिसके खून को उसने निकाल रखा है एक कटोरे में। फिर वो खून को अपने उंगलियों पर लगाता है और एक एक करके सारी लड़कियों के चेहरे पर लगाने लगता है, आशीर्वाद के रूप में। तब बहुत सारी लड़कियां भावुक हो जाती हैं कि उनका ईश्वर उन्हें छू रहा है और उन्हें आशीर्वाद भी दे रहा है। तब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन जंगल में सेला अकेली होती है तमार के साथ। तभी उनके सामने शेफर्ड आता है और शेफर्ड ऐसे ही सेला को देख रहा होता है। तब तमार कहती है कि मैं जा रही हूँ और वो सेला को अकेली छोड़ करके चली जाती है। तब धीरे धीरे शेफर्ड आता है सेला के पास और ये दोनों जंगल में घूमने लगते हैं। तब शेफर्ड सेला को कहता है कि जब भी मैं सबको बातें बताता हूँ, तुम्हारा ध्यान मेरी बातों की तरफ नहीं होता, तुम मुझे सुनती भी नहीं हो, ऐसा क्यों है? तब सेला इन बातों को घुमाने लगती है और वो हंस के देखती है शेफर्ड की तरफ। तब शेफर्ड सेला के बालों को छूने लगता है और बालों को घुमाते हुए कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी सेला कहती है कि क्या आप मेरी माँ के बारे में एक कहानी सुनाएंगे कि मेरी माँ कैसी थी? तब शेफर्ड रुक जाता है और कहता है कि नहीं, और इतना कहते ही वो धीरे धीरे किस करने जाता है सेला को, लेकिन पास जाकर के रुक जाता है और सेला को कहता है कि अपने बालों को ऐसे ही रहने देना थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो जैसे ही यहाँ से जाता है, सेला बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज उसने शेफर्ड के साथ बहुत समय बिताया है और कहीं ना कहीं उसे पता लग गया कि शेफर्ड उसे पसंद करता है और जल्दी ही कहीं वो उसकी पत्नी भी बन सकती है। तब वो वापस आ जाती है और किचन में होती है तबाथा नाम की एक लड़की के साथ, जो इसकी बहन है। तभी इलोइस नाम की एक लड़की कहती है कि कल रात वो शेफर्ड के साथ थी और उसे बहुत मजा आया। इलोइस शेफर्ड की पत्नी है। तब इस बात को सुन के सेला जलने लगती है, क्योंकि इलोइस अभी अभी ग्रुप में आई है और इतनी ही जल्दी वो बहुत ही करीब चली गई शेफर्ड की। इलोइस की उम्र सेला की उम्र के बराबर ही है, लेकिन इतने ही उम्र में वो शेफर्ड की पत्नी बन चुकी है। तब वो इलोइस को गालियां देने लगती है और इस बात को सुनने के बाद तबाथा कहती है कि क्या तुम्हें नियमों का नहीं पता कि हम पत्नियों को गाली नहीं दे सकते, उनका दर्जा हमसे ऊपर है, तो अपने शब्दों को वापस लो। तब इस बात को सुनने के बाद सेला लड़ने लगती है तबाथा के साथ। तभी यहाँ पे तबाथा की माँ आती है। वो इन दोनों को अलग करती है और सेला को कहती है कि जाओ और जाकर के झोपड़ी में खाना दे के आओ। तब सेला खाना लेकर के जाने लगती है एक छोटे से झोपड़ी में, जहाँ पर औरतों को बंधक बना करके रखा गया है। एक औरत जमीन पे लेटी हुई होती है बेहोशी की हालत में। तभी सेला के सामने एक दूसरी औरत आती है जिसका नाम है सेरा, और हमें पता लगता है कि इन औरतों के पीरियड चल रहे हैं और जब भी किसी के पीरियड चलते हैं तब उन्हें झोपड़ियों में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि शेफर्ड का मानना है कि अभी वो अपवित्र हैं और अपवित्र महिलाओं के लिए उसके घर में जगह नहीं है। उन्हें तब तक सजा दी जाएगी
जाएगी जब तक वो पवित्र नहीं हो जाती। तब सेला सेरा को कहती है कि ये लो खाना खाओ ताकि तुम जल्दी पवित्र हो जाओ। तब सेरा हंसने लगती है और सेला को कहती है कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज है, तुम्हें लगता है कि शेफर्ड तुम्हें पसंद करता है, एक बार तुम उसकी पत्नी बन जाओ, उसके बाद वो तुम्हें भी हम जैसा ही समझेगा, तुम कभी भी खास नहीं रहोगी, तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो हश्र तुम्हारी माँ का हुआ था। तब इन बातों को सुनने के बाद सेला बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और चली जाती है जंगल के बीचों बीच। वो बहुत देर तक यहीं पे रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है हम एड्रियन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अभी प्रेग्नेंट है। एड्रियन की पहले से एक बेटी है जिसका नाम है लिली। तब लिली एड्रियन को कहती है कि मुझे कहानी सुननी है और आपके पास ही सोना है। तब एड्रियन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, यहाँ पर कहानियां सिर्फ शेफर्ड सुनाता है और तुम्हें अपनी बहनों के साथ सोना पड़ेगा, हमारे साथ तुम बिल्कुल भी नहीं सो सकती। तब धीरे धीरे करके सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन सेला अभी भी जग रही है। उसे शेफर्ड से प्यार है और ये प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में तब्दील होते जा रहा है। सेला ऐसे ही जगी होती है और वो शेफर्ड की तरफ देख रही होती है। शेफर्ड भी अपने घर के खिड़की से सेला को ही देख रहा होता है। तभी धीरे धीरे शेफर्ड के पास इलोइस आ जाती है और उसे छूना शुरू कर देती है। तब शेफर्ड और सेला दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं इस वक्त में। तब शेफर्ड धीरे धीरे इलोइस को छूने लगता है और सेला इन सारी चीजों को देखती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है आधी पत्नियां नहलाने लगती हैं शेफर्ड को और आधी पत्नियां नहलाती हैं सेला को, क्योंकि शेफर्ड थोड़े समय के बाद सेला के साथ बच्चा पैदा करने वाला है। लेकिन सेला जानना चाहती है कि आखिर बच्चा पैदा कैसे होता है। तब उसे कुछ लड़कियां सलाह देती हैं कि तुम चले जाओ पर्वतों पे, वहाँ पर भेड़ें प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो बच्चे को जन्म दे तब तुम उन्हें देखना कि आखिर वो जन्म कैसे देती हैं। तब अगले दिन सेला चली जाती है पर्वतों के ऊपर और बैठ करके इंतजार करने लगती है कि कब कोई भेड़ किसी बच्चे को जन्म देगी। और इसी बीच उसकी आंख लग जाती है। तब जैसे उसकी आंख खुलती है वो एक भेड़ को देखती है जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, शायद ये भेड़ जिंदा भी ना बचे। तभी सेला को एहसास होता है कि उसके पीरियड्स आने शुरू हो गए, ये उसका पहला पीरियड है। तब खून देखने के बाद वो भौचक्का रह जाती है और चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो भी पवित्र हो गई। और इसी हालत में वो घर वापस आती है और दोबारा रात में अपने आप को चेक करती है कि क्या अभी तक खून बाहर आ रहा है। तब उसे एहसास होता है कि हाँ। फिर वो अपने खून को साफ करती है और रात में सोते समय अपने बहनों को बताती है कि जब वो पर्वत पे गई थी तब एक कुत्ते ने एक भेड़ को मार दिया। लेकिन यहीं पर हमें पता लगता है कि किसी कुत्ते ने भेड़ को नहीं मारा, बल्कि सेला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसीलिए उसने उस भेड़ को मारा। और सबको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगती है। तब वो सेला को लेकर के जाते हैं शेफर्ड के पास, लेकिन शेफर्ड सेला को कोई भी सजा नहीं देता। उल्टा वो उसके माथे को चूमता है और कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन सेला अभी भी बहुत ही ज्यादा दुखी है। उसने किसी को भी नहीं बताया अपने पीरियड्स के बारे में। उसे लगता है कि अब वो भी अपवित्र हो चुकी है। वो रात भर इसी के बारे में सोच रही होती है। तभी एक रात वो कुछ आवाजें सुनती है। फिर जैसे ही वो खिड़की के पास जाकर के देखती है उसे पता लगता है कि यहाँ पर एक पुलिस वाला आया है, जो शेफर्ड को कहता है कि तुम्हें जल्दी इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें कहीं और जाकर के अपना घर बसाना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर रहे तब मुझे तुम्हें कहीं अरेस्ट भी ना करना पड़े। और इन बातों को सुनने के बाद अब सेला परेशान हो जाती है। तभी सुबह सुबह शेफर्ड सबको बाहर बुलाता है और बाहर बुलाने के बाद कहता है कि अब हम बाहर निकलेंगे, हम एक लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं अपने नए घर की तलाश में, इसीलिए सारे लोग तैयार हो जाओ। तब सारी लड़कियां तैयार हो जाती हैं और इतना कहने के बाद शेफर्ड नीचे जमीन पे गिर जाता है। तब सारी लड़कियां भाग करके उसके पास जाती हैं। तब जैसे ही वो सारी लड़कियों को अपने पास देखता है वो हंसने लगता है, लेकिन सेला अभी भी दूर खड़ी है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने ये ख्यालों में खोई हुई है। लेकिन अब सारी लड़कियां शेफर्ड को कंधे पे उठा लेती हैं और उसे लेकर के ऐसे ही आगे बढ़ रही होती हैं। सेला भी इनके साथ ही है। तभी शेफर्ड सेला के कंधे पे हाथ रखता है और जब भी शेफर्ड किसी के कंधे पे हाथ रखता है इसका मतलब यही होता है कि उसे उस लड़की में रुचि है। लेकिन दिन प्रतिदिन अब सेला की मुसीबतें बढ़ती जाती हैं, वो और भी अकेली होती जाती है। इसी बीच जब एक दिन वो जंगल में अकेली बैठी होती है तभी उसके पास शेफर्ड आता है और कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। तब सेला बताती है कि ये घर मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसके अलावा कभी किसी जगह को अपने घर के बारे में सोचा भी नहीं और मुझे लगता है कि अब हमें घर को छोड़ना पड़ेगा। तब शेफर्ड सेला को कहता है कि अपने आप को संभालो, तुम्हारी बहुत सारी छोटी बहनें हैं, तुम्हें उन सबको संभालना पड़ेगा आगे। अगर तुम कमजोर पड़ोगी तब उन्हें कौन संभालेगा। तब सेला भी शांत हो जाती है और सुबह सुबह ये लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले सब गाना गाते हैं कि वो इस जगह को अलविदा कह सके। जैसे ही इनका गाना खत्म
खत्म होता है, सब अपने यात्रा पे निकल पड़ते हैं। इन लोगों ने सारी चीजों को ले लिया है, सारे कपड़े और खाने पीने की चीजें। उसके साथ साथ इनके सारे के सारे भीड़ भी है। लेकिन जब भी ये लोग रास्ते से गुजरते हैं, इन्हें बहुत सारे घर नजर आते हैं। तब सेला शेफर्ड से कहती है कि क्या हम इनमें से किसी घर में नहीं रह सकते। तब शेफर्ड कहता है कि नहीं। तब तक रात हो जाती है। तब ये सारे लोग यहीं पर टेंट लगाते हैं। सारी औरतें खाना बनाती हैं और सब खाना खाने लगते हैं। सेला अभी भी परेशान होती है। वो आग के सामने ही बैठी है और उसके सामने ही शेफर्ड का टेंट है। तब सेला शेफर्ड को देखती है जो धीरे धीरे फिर से इलोइस के करीब जा रहा है और वो दोनों दोबारा इंटीमेट होने लगते हैं। तब सेला यहाँ से निकल जाती है और जाती है उस छोटे से झोपड़ी के अंदर। जब दीवार पर लगी वो एक तस्वीर देख रही होती है, तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है और जैसे ही वो मुड़ती है, वो अपने पीछे पाती है इलोइस को। इलोइस हंस रही है। तभी सेला की नजर पड़ती है इलोइस के लगे हुए चोट के निशानों पर और इस चीज को देखते ही इलोइस भी शांत हो जाती है। लेकिन जैसे ही सेला पहुंचती है अपने बहनों के पास और उनके साथ टेंट में बैठती है, तभी सारे लोगों की नजर पड़ जाती है उसके खून पे और तबाता चिल्लाने लगती है। तब सबको पता लग जाता है कि अब सेला भी अब पवित्र हो चुकी है। तब सारे लोग उसे अपने साथ से हटा देते हैं और अब सेला चल रही है सेरा के साथ। वो सबसे पीछे चल रही है सारी अपवित्र महिलाओं के साथ। तभी यहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं चलने लगती हैं और सब लोग आराम करने लगते हैं, क्योंकि अगर वो हवा के साथ चले तब बहुत ही जल्दी थक जाएंगे। तब सब अपने अपने टेंट में बैठ जाते हैं और शेफर्ड बैठा हुआ है उनसे अलग अपनी 2 बेटियों के साथ, जिनके बालों को वो सहला रहा है। तब सारी पत्नियां उन्हें देख करके जलती हैं और 2 पत्नियां कहती हैं कि एक वक्त ऐसा था जब शेफर्ड बहुत ही ज्यादा हमारे करीब था। हम जब चाहें तब उसके पास जा सकते थे, लेकिन अभी वो हमारी तरफ देखता भी नहीं। हम चाह के भी उसके पास नहीं जा सकते। तब कम उम्र वाली लड़की कहती है कि अब तुम लोग बूढ़ी हो चुकी हो, उसे सिर्फ जवान लड़कियों में रुचि है, इसीलिए वो मेरे पास आता है और अब उसकी पत्नी मैं हूँ। तब इस बात को सुनते ही वो लोग थप्पड़ मार देते हैं इस नई लड़की को। तभी दूसरी तरफ हम सेला को देखते हैं जो सेरा के साथ बैठी हुई है और आज उसके पास मौका है कि वो सेरा से सवाल पूछ सकती है। तब वो सेरा से पूछती है कि मेरी माँ कैसे मरी। तब सेरा बताती है कि मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों एक साथ आए थे इस संगठन में। हम दोनों आपस में लड़ते रहते थे कि कौन पहले पाएगा शेफर्ड को। तब शेफर्ड ने तुम्हारी माँ को चुना और वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन तुम्हें जन्म देने के बाद भी वो जिंदा थी और उसे इन्फेक्शन हो गया। तब सबने शेफर्ड को कहा कि वो इलाज करवाए, लेकिन शेफर्ड ने तुम्हारी माँ का इलाज करवाने से मना कर दिया और ऐसे ही तुम्हारी माँ मर गई। सबको लगता है कि तुम्हें जन्म देने के बाद वो मरी, लेकिन ये बात गलत है। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब सेला को शक होने लगता है शेफर्ड पे। वो उसके हर एक डिसीजन पे सवाल उठाती है और जैसे ही दोबारा ये लोग चलना शुरू करते हैं, तब सेला की नजर पड़ती है सड़क पे। वो एक कार को जाता हुआ देखती है। तब वो अपने आप को इमेजिन करने लगती है कि वो उस कार के अंदर बैठी हुई है। आज के जमाने में लड़कियां जैसे कपड़े पहनती हैं वैसे कपड़ों में, और वो अपने आप को कार चलाती हुई भी इमेजिन करती है और इन सारी चीजों को सोच सोच करके वो रोती है और धीरे धीरे वो सेरा के साथ समय बिताने लगती है। इन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। तब सेरा कहती है कि कभी कभी मेरा यहाँ पर दम घुटता है, तब मैं रात को झरने के पास चली जाती हूँ। मैं अपने सारे कपड़े उतारती हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं आजाद हूँ। तब सेला सेरा से पूछती है कि आखिर जब तुम्हें इतनी दिक्कत हुई तब तुम इस जगह को छोड़ करके क्यों नहीं चली गई। तब सेरा कहती है क्योंकि अब मुझे पता भी नहीं कि बाहर की दुनिया कैसी है और बाहर मैं किसी को भी नहीं जानती कि मैं उसके पास जाकर के रह सकूं, इसीलिए मैंने इस जगह को अपना लिया। तब धीरे धीरे शेफर्ड को ये बात पता लग जाती है कि सेरा और सेला ये दोनों ज्यादा समय एक साथ बिता रहे हैं। तब वो शाम को आता है सेरा के पास और उसके साथ इंटीमेट होता है ताकि वो सेला से सेरा को दूर कर सके। तब तक सेरा के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। तब वो उसे अलाउ कर देता है कि वो अपनी बाकी बहनों के साथ चल सकती है। फिर इसी बीच वो आता है सेला के पास और कहता है कि मैं मजबूर था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने आप से दूर किया, लेकिन तुम सेरा से दूर रहा करो, वो अंदर से टूटी हुई है। तभी हम एड्रियन को देखते हैं जिसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। तब सारी औरतें उसकी मदद करती हैं, लेकिन एड्रियन जैसे ही बच्चे को जन्म देती है उसकी मृत्यु हो जाती है। तब शेफर्ड को पता लगता है कि एड्रियन ने एक बेटे को जन्म दिया है। तब शेफर्ड सबको कहता है कि ये गलत है, हमें इस बच्चे को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। तब सारे लोग जलाने की तैयारी करने लगते हैं एड्रियन को, लेकिन लिली जाकर के अपनी माँ के लाश के पास रोने लगती है। तब शेफर्ड उसे जबरदस्ती हटाता है और वो लोग लाश को जलाना शुरू कर देते हैं। तब सारी औरतें गाना गाती हैं फेयरवेल के रूप में, लेकिन सेला अब बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। वो अपने आप को इमेजिन करती है बहुत सारे अलग अलग जगहों पे, लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म होता है तब सारे लोग दोबारा चलना शुरू कर देते हैं और सेला देखती है कि सेरा पीछे ही रुकी हुई है। तब वो जाती है उसके पास और कहती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रही। तो सेरा कहती है कि अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, मेरे पास ये बच्चा है, ये एक लड़का है, मैं इसे लेकर के जा रही हूँ। शेफर्ड कभी भी नहीं चाहेगा कि इस गिरोह में कोई लड़का है, तुम उनके साथ जाओ, लेकिन अपने आप को मजबूत रखना, कभी भी मत टूटना चाहे कुछ भी हो जाए।
और इतना कहने के बाद सेरा बच्चे को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। तब बाकी लड़कियां शेफर्ड के पीछे जाने लगती हैं और बहुत देर चलने के बाद तमारा कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें और कितना दूर जाना है। तब शेफर्ड इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर तमारा कहती है कि मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तब शेफर्ड गुस्सा हो जाता है, वो तमारा को पीटता है और पीटने के बाद घसीटने लगता है और तमारा को कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तब तुम हमारे साथ मत जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। तब इस चीज को देखने के बाद सारी औरतें परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनके सामने ही वो एक औरत को पीट रहा है, लेकिन इनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं, उन्हें शेफर्ड के ही पीछे जाना है। तो बहुत देर चलने के बाद शेफर्ड एक घाटी के पास रुकता है और कहता है कि अब यहाँ पर हम बसाएंगे अपना नया घर। और इतना कहते ही पानी के पास वो सारी बेटियों को लेकर के जाता है और एक एक करके उन्हें थोड़ी थोड़ी देर के लिए पानी में डुबाता है कि वो उन्हें पवित्र कर सके। और जैसे जैसे लड़कियां बाहर आती हैं वो कहती हैं कि उन्हें अलग महसूस हो रहा है। इसी बीच जैसे ही सेला को वो पानी में डुबाता है, सेला को अलग अलग विजन्स आने लगते हैं। तभी शेफर्ड उसे बाहर निकाल देता है और रात में जब वो तमारा के साथ सो रही होती है तब शेफर्ड पहली बार सेला को बुलाता है, लेकिन तमारा कहती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अब हम सबको एहसास हो रहा है कि शेफर्ड क्या है, फिर भी सेला नहीं मानती और वो जाती है शेफर्ड के कमरे में। तब शेफर्ड सेला की तारीफ करता है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारता है और उसके मुंह में अपना हाथ डाल देता है ताकि सेला चिल्ला ना सके। फिर वो सेला के साथ इंटीमेट होता है। तब सेला समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसे अजीबोगरीब विजन्स आते हैं। वो अपने दिमाग में देखती है कि वो सारी बहनें मिल करके शेफर्ड को मार रही हैं और अपने दांत से उसके शरीर के एक एक अंग को काट रही हैं। और अगली सुबह अब सेला आती है अपनी बाकी बहनों के पास और एक नियम का उल्लंघन करती है। यहाँ पर कहानी सिर्फ शेफर्ड सुनाता है, लेकिन आज सेला सबको कहानी सुना रही है, जो कहानी उसे सेरा ने बताई थी कि वो रात में झरने के पास जाती है और बिना कपड़ों के बैठ जाती है, तब उसे आजादी महसूस होता है। और इसी बीच सुबह हो जाती है। तब सेला जैसे ही बाहर आती है वो सब लोग देखते हैं कि सारी की सारी पत्नियां गायब हैं। तब वो लोग जाते हैं नदी के पास। तब नदी के बाहर यहाँ पर शेफर्ड बैठा होता है, वो भी घुटने पे, और सारी पत्नियों के कपड़े बाहर होते हैं। तब शेफर्ड कहता है कि मैंने सारी पत्नियों को आजाद कर दिया, अब तुम सबकी बारी है मेरी पत्नी बनने का। यानी कि उसने सारी की सारी पत्नियों को मार दिया है। तब सारी लड़कियां अपनी माँ को याद करके रोने लगती हैं और शेफर्ड सेला को कहता है कि तुम मेरी पहली पत्नी बनोगी, लेकिन सेला मना कर देती है। और इस बात को सुनते ही शेफर्ड थप्पड़ मारता है सेला को। तब सेला याद करती है कि आखिर शेफर्ड ने अपनी पत्नियों को कैसे मारा होगा, और उस बात को याद करते ही वो थप्पड़ मारती है शेफर्ड को और कहती है कि अब मैं तुमसे नहीं डरती। तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें शेफर्ड की सारी पत्नियों की लाशें मिली हैं। तब वो जाते हैं पुराने जगह पे, लेकिन वहाँ पर शेफर्ड नहीं मिलता। फिर वो जंगल में शेफर्ड को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें शेफर्ड की लाश मिलती है जिसे मार करके बांध दिया गया है पेड़ों के साथ, और उसके सर पे भेड़ के सींग लगाए गए हैं। सींग सिर्फ राक्षसों के होते हैं, यानी कि लड़कियों ने अंत में इस बात को एक्सेप्ट किया कि शेफर्ड एक राक्षस था। तभी हम बाकी सारी लड़कियों को देखते हैं जो उसी झरने के नीचे हैं, और सेला सबसे आगे खड़ी है। जिस झरने के नीचे आकर के सेरा खड़ी होती थी बिना कपड़ों के, उसी झरने के नीचे अब ये सारी लड़कियां हैं, और इसका मतलब है कि इन्हें भी अब आजादी महसूस हो रही है। और इसी के साथ अब ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।